चलिए, कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स को हम लोग रीड करेंगे। बहुत ही सिंपल टॉपिक है, इसमें कुछ ज्यादा खास है नहीं। वन बाय वन देखिए क्या है। आप लोगों ने नेशनल पार्क्स के नाम सुने होंगे। नेशनल पार्क, नेशनल पार्क, ठीक है। जैसे एक कांचीरंगा नेशनल पार्क है, ऐसे आपने सुना होगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सुना है कभी? सेंचुरी। आपने सुना होगा बायोस्फीयर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व। आपने सुना होगा टाइगर रिजर्व। ये बच्चों क्या होते हैं, इंडियन गवर्नमेंट ने ये देखा कि हमारे सराउंडिंग में जो कुछ प्लांट्स हैं और कुछ एनिमल्स हैं वो धीरे धीरे, इसकी कई वजहें हैं। जैसे सबसे बड़ा वजह उसमें ह्यूमन है, हम लोग हैं जो इन सब प्लांट्स रहे हैं, जिससे धीरे धीरे नेचर डिस्ट्रॉय हो रही है, नेचर खत्म हो रही है। इनको बचाने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम्स लॉन्च करी। उन स्कीम्स का एक बहुत बड़ा पार्ट है कि हम बहुत बड़े बड़े एरिया में कुछ कुछ इन जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स हैं जो खत्म हो रहे हैं, इनको बचाने के लिए हम लोगों ने कुछ काम किए, और उन्हीं कामों में ये आते हैं जिसमें टाइगर रिजर्व में हम लोग केवल टाइगर वहां रहेंगे, इस टाइप का माहौल बनाया। बहुत बड़े एरिया में रहते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नेशनल पार्क्स हैं, तो हम लोगों ने ये क्रिएट किए हैं। ठीक है, तो दीज आर क्रिएटेड इन ऑर्डर टू कंजर्व द प्लांट्स एंड एनिमल्स विच आर गोइंग टू बी एक्सटिंक्ट। ठीक है, अब इसमें आपको एक चीज पता करनी है, ये आपके लिए होमवर्क है, मैं आपको दे रहा हूं होमवर्क। आप लोगों को इंडिया में कितने नेशनल पार्क हैं ये पता करना है, कितने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये पता करना है, कितने बायोस्फीयर रिजर्व है ये पता करना है, और कितने टाइगर रिजर्व है ये पता करना है। ये आपका टास्क है कि इंडिया में कितने हैं, और आपकी एक लिस्ट बनानी है इन सभी की। ठीक है। ये जीके का क्वेश्चन रहता है, जनरल स्टडीज, जो इन फ्यूचर जब आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह देते हैं तो ये सारा कुछ पूछा जाता है। अब इनके कॉज क्या होते हैं हम लोग उनके बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि हमारे चैप्टर में कॉज है। तो कॉज इसका सबसे बड़ा कारण है डिफॉरेस्ट्रेशन। डिफॉरेस्ट्रेशन, डिफॉरेस्ट्रेशन क्या है? तो डिफॉरेस्ट्रेशन सिंपल है, इसका जैसा कि नाम है कि फॉरेस्ट को धीरे धीरे क्या करना, काटना, और जो उससे वुड निकलती है या फिर जो भी उससे मटेरियल निकलता है उसका डिफरेंट डिफरेंट ह्यूमन पर्पसेस में यूज करना, अपने अपने काम में यूज करना। सबसे बड़ा काम होता है कि आप लैंड को इस्तेमाल करते हो। जैसे जैसे ही आप डिफॉरेस्ट करोगे, लकड़ी काटोगे, तो आप उस जगह रहने के लिए, या फिर कोई फैक्ट्री आप लगाओगे उसमें, या फिर दूसरे दूसरे यूज हो सकते हैं। दूसरा, आप उसमें लैंड का इस्तेमाल किस में करोगे, मैंने बताया कि भाई आप खेती में भी कर सकते हो, तो ये डिफरेंट यूजेस हो सकते हैं। ठीक है ना, आप इसका क्रॉप प्रोडक्शन में कर सकते हो, पेड़ काट कर हाउसेस बना सकते हो, फैक्ट्री लगा सकते हो। ठीक है। अच्छा, जो फॉरेस्ट से हम लोगों को लकड़ी मिलती है, उस वुड का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। हमारे घर में चारों तरफ देखो, वुड का जो भी मटेरियल बना हुआ है वो सब कहीं ना कहीं लकड़ी को काट के बनाया गया है। ठीक है। तीसरा, जो वुड है इसमें बहुत सारे मेडिकल मेडिसिन होती हैं, और बहुत सारा अदर प्रोडक्ट बनता है, जैसे पेपर बनता है। ठीक है, पेपर कागज बनता है जिसमें हम लोग लिख रहे हैं। ऐसे करके बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स बनते हैं जो वुड से मिलते हैं हम लोगों को। ठीक है, तो वो प्रोडक्ट्स पाने के लिए लोग इसको डिफॉरेस्टेशन करते हैं, काटते हैं। इस तरीके से होता है। अब इसमें कंसिक्वेंसेस इसके क्या होते हैं? कंसिक्वेंसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन, क्या नुकसान होगा, कोई बताना चाहता है? डिफॉरेस्टेशन से हम लोगों ने डिस्कस किया था बच्चों, क्या नुकसान है, बेसिक एक डिस्कशन हुआ था। श्रेया, अनुष्का, वरुण,
शालिनी, रितेश, हैरवी। डिफॉरेस्टेशन से फ्लड्स आते हैं क्योंकि जो सर पेड़ होते हैं उनकी रूट्स सॉइल को पकड़ के रखती है, तो फ्लड आने के चांसेस कम हो जाते हैं। लेकिन जब अगर डिफॉरेस्टेशन हो जाएगा तो फ्लड्स आएंगे। हाँ, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम पहला होगा कि फ्लड्स आएंगे, और दूसरा क्या प्रॉब्लम, बारिश नहीं होगी, सूखा पड़ेगा। ऑक्सीजन हाँ, आएगा, ड्रॉट होगा, डोंट टेक प्रॉपर ऑक्सीजन। हाँ सर वी डोंट टेक प्रॉपर ऑक्सीजन। हाँ, ड्रॉट है, फ्लड है, ये दोनों प्रॉब्लम आएंगी। जब पानी गिरेगा तो वो जमीन रिटेन नहीं कर पाएगी और वो फ्लो होगा बहुत तेजी से। ड्रॉट होगा तो पानी गिरेगा ही नहीं, क्योंकि इन्वायरमेंट का टेम्परेचर डिपेंड करता है कि वहां पेड़ लगे हैं कि नहीं। आप जाओ जहां पर फॉरेस्ट हो या फिर पेड़ लगे हो, वहां का टेम्परेचर थोड़ा सा कम होता है। जब टेम्परेचर कम होगा तो उस इलाके में पानी की बारिश होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो ड्रॉट भी होता है, एट द सेम टाइम फ्लड्स भी आते हैं। तीसरा बच्चे क्या बताया आपने, थर्ड पॉइंट? अच्छा, आपको पता होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स लेते हैं और वाटर कंज्यूम करते हैं, और सनलाइट के प्रेजेंट में वो लोग क्या बनाते हैं? वो लोग बनाते हैं स्टार्च, ठीक है ना, ग्लूकोज जिसको बोलते हैं हम लोग, ग्लूकोज बनाते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को मिलाकर ये लोग ग्लूकोज बनाते हैं। तो कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट की कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम कर रहे होते हैं प्लांट्स, कंज्यूम कर रहे हैं। अब कार्बन डाइऑक्साइड बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारे इन्वायरमेंट की, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, ग्लोबल वार्मिंग प्रोड्यूस होती है। तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी जैसे जैसे आप प्लांट्स को काटोगे, और इन्वायरमेंट का टेम्परेचर कंटिन्यूअसली इंक्रीज होगा। इन्वायरमेंट का टेम्परेचर जैसे जैसे बच्चों बढ़ेगा, वैसे वैसे हमने आपको कॉन्सिक्वेंसेस बताए थे कि जो जहां पे वन सेकेंड, जैसे जैसे इन्वायरमेंट का टेम्परेचर बढ़ेगा, यस, जैसे जैसे इन्वायरमेंट का टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे आइस जो होगी ग्लेशियर की वो पिघलेगी। ग्लेशियर की आइस जैसे जैसे पिघलेगी तो वो कहाँ, वो बनेगा वाटर। अब वाटर कहाँ जाता है? फ्लो होके सी में, और सी में जब पानी बहुत सारा जाएगा तो सी लेवल बढ़ेगा। आपने कभी देखा है कि रेलवे स्टेशन में लिखा रहता है मीन सी लेवल के ऊपर है हमारा ये जो जमीन है, मीन सी लेवल से इतनी ऊंचाई पर है? कभी देखा है आपने? समुद्र तल से ऊंचाई हर एक रेलवे स्टेशन में लिखी रहती है, आप लोग ऑब्जर्व करिएगा, आपको दिखेगा। समुद्र तल से ऊंचाई, समुद्र तल से ऊंचाई ऐसे लिखा रहेगा, एक बोर्ड में लिखा रहता है। इसको बोलते हैं मीन सी लेवल। पानी का एक लेवल है, वो बढ़ जाएगा। जब पानी का लेवल बढ़ेगा तो लैंड जितनी हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो तो डूबनी चालू होंगे, मुंबई डूब जाएगा, ठीक है, तमिलनाडु साइड डूबने लगेगा। लैंड जब डूबने लगेगा तो फिर अदर प्रॉब्लम आएंगे, हम लोग कहाँ रहेंगे? समझ रहे हो? तो ये सब प्रॉब्लम्स किसकी वजह से होंगी? डिफॉरेस्टेशन की वजह से होंगी। आगे बढ़े, यस सर। आगे बढ़े बच्चों। यस सर। तो ये आप लोग लिखिएगा, अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है आप ऐसे लिखिएगा तरीके से। पहला बताइएगा कि सर फ्लड्स आएंगे, फ्लड्स के रीजन आप बता देना, क्यों फ्लड्स आएंगे। तो आप बोलोगे क्या क्या कारण है फ्लड आने के बेटा? तुम ये बोलोगे फ्लड आने की वजह देखो, समझो बहुत अच्छे से। फ्लड्स क्यों आते हैं? जब पानी गिरेगा तो जो सॉइल है, सॉइल की वाटर अब्जॉर्प्शन और वाटर रिटेंशन कैपेसिटी
कम हो जाती है, कैपेसिटी कम हो जाएगी। पानी जो वो एब्जॉर्ब कर लेता है वो कैपेसिटी कम हो जाएगी अगर पेड़ नहीं है तो। क्योंकि जैसे पेड़ यहाँ पे लगा है मान लो एक, उसमें जड़ें होती बहुत नीचे तक, तो जब पानी गिरेगा, मान लो यहाँ बारिश हुई, ये पेड़ है ठीक है, बारिश हुई तो ये जड़ों के थ्रू पानी नीचे चला जाएगा। पर अगर ये पेड़ कट कर दोगे तो ये पानी नीचे नहीं जा पाएगा, तो ये तो फ्लो होगा सरफेस में, तो जो सॉइल है उसकी वाटर अब्जॉर्प्शन या कि रिटेंशन कैपेसिटी बंद हो गई, ये प्रॉब्लम हुई। तो फ्लड आने चालू होंगे जैसे जैसे पेड़ का डिफॉरेस्टेशन करोगे। अच्छा, जो ग्राउंड वाटर है, ग्राउंड वाटर वो नीचे जाने लगेगा, क्योंकि जब पानी कोई सॉइल रिटेन ही नहीं करेगी, अपने अंदर पानी ले ही नहीं जाएगी, तो ग्राउंड वाटर का लेवल कम होगा। ये भी एक कारण है, ये भी एक इसका वो हो सकता है। हम लोग जो लिख रहे थे कंसिक्वेंस, ग्राउंड वाटर लेवल कम होगा, इसको हम लोग वाटर टेबल बोलते हैं, टेक्निकल वर्ड है वाटर टेबल। ये डाउन जाने लगेगा, ये दूसरी प्रॉब्लम जाएगी। तीसरा प्रॉब्लम क्या था, फ्लड था, ये था ड्रॉट्स आएंगे, ठीक है ना। ड्रॉट्स आने लगेंगे, ड्रॉट्स आने की वजह क्या बताओगे, बोलोगे सर कि टेम्परेचर एनवायरनमेंट का बढ़ जाएगा, तो पानी वाटर कंडेंसेशन नहीं होगा। जब भाई पानी बादल बनेगा, बादल बन के कंडेंस होता है ना, जिस क्षेत्र में जिस रीजन में टेम्परेचर डाउन रहता है वहां बादल जाते हैं और वो बरसने लगते हैं टेम्परेचर कम पाके। अब फॉरेस्ट होंगे तो टेम्परेचर कम होगा, टेम्परेचर कम होगा तब तो बारिश होगी। तो ये बात मेरी समझ में आ रही है? यस सर। बच्चों यस सर। यस सर। ठीक है बच्चों, अब थोड़ा सा हम लोग कंजर्वेशन की बात करेंगे। ये मैं जो सीरीज जिस सीक्वेंस से पढ़ा रहा हूँ, ये एनसीईआरटी में इसी सीक्वेंस में लिखा है। उसके बाद कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ, ठीक है ना। तो कंजर्वेशन कैसे करेंगे, ये हेडिंग है, ये हेडिंग पे हेडिंग पड़ी हुई है, आप एनसीईआरटी ओपन करके देखो, पेज नंबर 78 ये लिखा हुआ है। तो क्या है कि इसको थोड़ा रीड करते हैं हम लोग। Having become aware of forestation, Paheli and Bujo are worried. They go to Professor Ahmed and ask him how forests and wild life can be saved. कैसे बचेंगे, ठीक है। अब इसमें बच्चों एक बहुत ही नोट टाइप का लिखा है, बुक आपके पास है सभी के पास? यस सर। देखो लिखा है, बायोस्फीयर इज दैट पार्ट ऑफ द अर्थ इन विच लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट और विच सपोर्ट्स लाइफ। बायोस्फीयर एक ऐसा इन्वायरमेंट है, समझ लो, जहां पे लिविंग ऑर्गेनिज्म रह सकते हैं। तो वहां पे आप फैक्ट्री नहीं लगा सकते, वहां पे आप डिफॉरेस्टेशन नहीं कर सकते, ऐसे इलाके बायोस्फीयर रिजर्व कहलाते हैं। बायोस्फीयर मतलब कि जहां पे बायोलॉजी, जहां पे लाइफ एग्जिस्ट कर सके, वो बायोस्फीयर कहलाता है। बायोस्फीयर रिजर्व का मतलब है कि ऐसे इलाके हम खुद से बनाएं, रिजर्व कर दें, जहां पे हम लोग किसी तरह का पोल्यूशन नहीं करेंगे, वो बायोस्फीयर रिजर्व कहलाएंगे। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी और बायोडाइवर्सिटी इसी को बोलते हैं, रिफर्स टू द वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म एग्जिस्टिंग ऑन द अर्थ, देयर इंटर रिलेशन एंड देयर रिलेशनशिप विद द एनवायरनमेंट। इसको बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बायोडाइवर्सिटी क्या है। तो बायोडाइवर्सिटी क्या है कि इन बायोस्फीयर different kind of organisms exist which their life are interrelated and when they live in a particular environment that is called biodiversity। जैसे आपने देखा होगा लाइफ साइकिल होती है कि भाई चूहे को बिल्ली खाती है, बिल्ली को कोई और खाता है, उसके बाद कोई और खाता है, बकरी घास खाती है, ऐसे करके आपने पढ़ा है वो, बकरी को शेर खाता है। तो ये जब साथ में रहते हैं, इंटर रिलेशनशिप रहता है, इसको बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। आगे देखो,
आगे लिखा है एक जगह है पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। कोई पचमढ़ी घूमा है आज तक? एनी वन ऑफ यू? पचमढ़ी घूमे हो आप लोग? No, sir. नो सर। पचमढ़ी एक प्लेस है, थोड़ा ठंडा प्लेस है। वहां आप जाओगे नॉर्मली तो टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन रहेगा। क्यों? क्योंकि वहां इतने बढ़िया पेड़ हैं, इतना घने जंगल है वहां पे पचमढ़ी में। वो एक बायोस्फीयर रिजर्व है। वहां पे हर तरह के तुम्हें एनिमल्स मिल जाएंगे और बहुत अच्छी बायोडाइवर्सिटी है वहां पे, मतलब बहुत अच्छे पेड़ वगैरह मिलेंगे। और वहां पेड़ वगैरह कट करना अलाउड नहीं है, वहां कोई फैक्ट्री लगाना अलाउड नहीं है, ठीक है। तो वो उसको प्रिजर्व कर दिया गया है, गवर्नमेंट ने उसको अलग से अलग ही रखा है। बोला है कि इसमें हम लोग कोई इंटरफेयर बहुत ज्यादा नहीं करेंगे। बायोस्फीयर रिजर्व में बच्चों लोग जा सकते हैं, ये अच्छी बात है। ये ऐसी जगह होती है जहां पे लोग जा सकते हैं। एक होता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कुछ ऐसे इलाके होते हैं जहां लोगों का जाना तक अलाउड नहीं होता, ठीक है। तो ये रहा। अब देखो एक नीचे और इसमें एक वो बना हुआ है टॉपिक टाइप का, टू प्रोटेक्ट आवर फ्लोरा एंड फोना एंड देयर हैबिटेट्स प्रोटेक्टेड एरियाज कॉल्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। देखो ये लिखा हुआ है, ऐसे एरिया जिनको बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट करके रखा गया है वो कहलाते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व। प्लांटेशन, कल्टिवेशन, ग्रेजिंग, felling trees, hunting and poaching are prohibited there. अब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या है पढ़ो यहाँ पे। एरियाज वेयर एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी डिस्टर्बेंस ऑफ देम एंड देयर हैबिट, वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहलाती है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मतलब एनिमल्स के लिए है बेसिकली। नेशनल पार्क एरियाज रिजर्व्ड फॉर वाइल्ड लाइफ where they can freely use the habitats and natural resources, ये नेशनल पार्क कहलाते हैं। तो एक्चुअली नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से बड़े होते हैं साइज में। बायोस्फीयर रिजर्व क्या है? लार्ज एरियाज ऑफ प्रोटेक्टेड लैंड फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, ये उनसे भी बड़े होते हैं। एनिमल रिसोर्सेज एंड ट्रेडिशनल लाइफ फॉर द ट्राइबल लिविंग इन एरियाज, बायोस्फीयर रिजर्व कहलाते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे आएंगे। आपको मैंने बताया ना कि आपको क्या करना है, एक लिस्ट बनानी है आप लोगों को। ये आपका एक वर्क है, होमवर्क, इसको करना। अब बायोस्फीयर रिजर्व की हम लोग बात करेंगे थोड़ा सा। बायोस्फीयर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व का मतलब क्या है? कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोस्फीयर रिजर्व का मतलब है बायोडाइवर्सिटी। आप समझ गए ना, सारे एनिमल्स हैं, सारे प्लांट्स हैं, सब कुछ नेचुरल तरीके से रहेंगे। डाइवर्सिटी का मतलब डाइवर्सिफाइड लोग रहेंगे। जैसे हम लोग बायोडाइवर्सिटी में नहीं रह रहे, सतना में बायोडाइवर्सिटी नहीं है, क्योंकि अगर सतना में लायन आ जाए, शेर आ जाए, तो हम लोग उसको भगाएंगे अपने यहाँ से। तो डाइवर्सिफाइड फील्ड नहीं है यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि लायन और इंसान भी साथ में रहें, क्योंकि लायन खा लेगा इंसान को। इसलिए हम लोगों ने इसको दूर रखा, इसको एक प्रिजर्व करके एक जगह एरिया में रखा। तो ये बायोस्फीयर रिजर्व नहीं कहलाएगा। बात समझ पा रहे हो ना मेरी? हेलो? यस सर। हाँ बेटा, अब देखो, आप पचमढ़ी जब जाओगे तो वहां पे आप, वो पचमढ़ी क्या है? बायो स्फीयर रिजर्व है। क्या है? अपने एमपी में बायोस्फीयर रिजर्व है। उसमें एक नेशनल पार्क है। बायोस्फीयर रिजर्व सबसे बड़ा होता है, मैंने बताया ना। तो इसमें एक नेशनल पार्क है, नेशनल पार्क, PARK। नेशनल पार्क, इसका नाम है सतपुड़ा। सतपुड़ा, SATPURA, सतपुड़ा।
सतपुड़ा नेशनल पार्क कहाँ है? पचमढ़ी में है, और पचमढ़ी के अंदर एक बायोस्फीयर रिजर्व है, उसमें है। और इसमें 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। कितनी है? 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, एक का नाम है गोरी और दूसरे का नाम है पचमढ़ी। ठीक है, अब एक टेबल दी है, आप अगर बुक अपनी देख पा रहे हो, इस टेबल में हम लोगों को प्रोटेक्टेड एरियाज लिखने हैं, प्रोटेक्टेड एरियाज, और एक तरफ नेशनल पार्क है, प्रोटेक्टेड एरियाज। तो यहाँ पे मेरे डिस्ट्रिक्ट में, माय डिस्ट्रिक्ट, हमारे डिस्ट्रिक्ट में है क्या कोई ऐसा जो नेशनल पार्क हो? सतना में है? किसी को पता है बच्चों? कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है क्या? और कोई बायोस्फीयर रिजर्व है क्या? हमारे डिस्ट्रिक्ट में, सतना में कुछ ऐसा है? नहीं है, तीनों नहीं है सर, नहीं है। और हमारे स्टेट में और हमारे कंट्री में, ये आपको ढूंढना है। स्टेट में तो एक मैंने बता दिया, पन्ना में कुछ है। पन्ना में क्या है? टाइगर रिजर्व है क्या? किसी को याद है पन्ना? सर, टाइगर रिजर्व है। वेरी गुड। टाइगर रिजर्व। आप लोगों को अपने स्टेट में जितने हैं उनको लिखना है एक तरफ से, और हमारी कंट्री में जो जो है टॉप मोस्ट उनको लिखना है। ठीक है, ये आप लोगों का टास्क रहेगा। ठीक है, अब हम लोग कल स्टडी करेंगे फ्लोरा एंड फौना और एंडेमिक स्पीसीज। ठीक है, एंडेमिक स्पीसीज जो जो हमारे धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं, उनकी बात कर रहे हैं। ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड नेशनल पार्क, ये कल स्टडी करेंगे हम लोग। ठीक है, आज लोग फिनिश कर रहे हैं हम लोग यहीं पे।